हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी डिफेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि CDS, CPF, FCAT और बहुत सारे डिफेंस एग्ज़ाम हैं। और इसमें थोड़ा सा लेवल मैं हाई रखूँगा क्योंकि आपको पता है कि CDS CEF में थोड़ा सा लेवल हाई होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 1। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सब जानते हैं। बाकी आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस की जानकारी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम का पेपर है, डाउट्स हैं, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। दोनों आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप के ऊपर, स्टडी IQ ऐप के ऊपर। और 1 Feb 2022 से जो है इस कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है तो आप इस चीज़ को बढ़ा लीजिए। और अगर आपको अच्छे कोर्सेज लगते हैं अपने दोस्तों को बता सकते हैं, तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए जी। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है UP PCS के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने 5000+ MCQ कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स दैट डू नॉट ग्रो बिकॉज, जो प्रतिरोपित रोपे होते हैं ये नहीं उगते। क्यों नहीं उगते? क्योंकि ट्रांसप्लांट क्या होता है? ट्रांसप्लांट करने का मतलब एक जगह से आपने प्लांट को दूसरी जगह के ऊपर डाल दिया। और ये जब भी हम ऐसे करते हैं तो उस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं जो उसके ट्रांसप्लांटेशन में जो रूट सेयर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जब हम दूसरी जगह के ऊपर उसको लेके जाते हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जड़ वाले जो बाल होते हैं वो आपके खो जाते हैं। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल इंक्रीज हैव टू अकर इफ़। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रोथ वर्ड का मतलब होता है कि आपके देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपका पैसा लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपकी हो रही है, इनकम बढ़ रही है लोगों की। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, काम हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। नॉट डिमांड, काम बढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है, जॉब मिल रही है, तो डैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी? जब मार्केट में पैसा आएगा। और पैसा अगर अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं या किसी कंट्री की बात करते हैं, तब उसकी ग्रोथ होगी जब उसके पास वो पैसा पड़ा होगा। सो दैट मीन्स देयर इज़ ए कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। मतलब उस कंट्री में जो है कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूंजी निर्माण होना चाहिए, तब जाके उस देश की क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसे से लिंक करती है। जितना पैसा होगा आपके पास उतनी ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। क्लियर? जैसे कि आरबीआई क्या करती है? बैंकों को पैसे दे देती है, बैंक भी आगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है लोगों को पैसे दे देते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा, जो है आपके लोगों का काम बढ़ा, इनकम बढ़ी लोगों की, इस तरीके से चलता है। जब भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी फॉलो करी जाती है वो आरबीआई द्वारा फॉलो करी जाती है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प करती है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? चीप मनी पॉलिसी, सस्ता मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी विस्तारवादी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। क्लियर? और लूज मनी पॉलिसी, पैसा खुला छोड़ा हुआ है, आप ले जाइए। ले जाने का मतलब क्या है? मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से ऐसी कौन सी लीफ की मॉडिफिकेशन देखने को आपको मिलती है जो डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है ताकि पानी का लॉस ना हो? क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो ऑब्वियसली बात है, सूखा पड़ा हुआ है, तो सूखा पड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे पानी का लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए लीफ जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किस तरीके से पानी का लॉस कम किया जा सकता है? हार्ड एंड द वैक्सी लीव्स, बिल्कुल अगर पत्ते हार्ड हैं, जब वैक्स आ चुकी है उसके ऊपर, तब। टाइनी लीव्स और नो लीव्स, मतलब पत्ते हैं या नहीं हैं, वो भी आप कर सकते हैं। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों आपके कारण हैं कि अगर जो है वहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है तो आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, 1 2 3 इज़ द राइट वन। 1 2 3, आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? जो भी प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग होती है, प्लांट के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, वो इवेपोरेशन नहीं होने देती। क्लियर? और उसके बाद जो है आपकी पत्तों के ऊपर, कोई पत्ता भी ना भी हो, इस तरीके से भी होता है। क्लियर? और जो पत्ते होते हैं वो आपका स्पाइंस की फॉर्म ले लेते हैं, थॉर्न्स की, कांटों की फॉर्म ले लेते हैं, जिससे पानी का लॉस कम हो। ठीक है, जैसे कैक्टस वगैरह। तो आंसर नंबर 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेज। मतलब 4 क्लासेज में हमने फोर्सेज को डिवाइड किया है। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती है, फिर उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है, देन आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है,
देन लास्ट में आपकी आती है ग्रेविटी। दैट मीन्स इस ऑप्शन में के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी है वो आपकी क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो पॉइंट देखते हैं, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज, यही आपका पॉइंट गलत हो गया, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सी करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लगती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं वो रेडियोएक्टिविटी करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं न्यूक्लियस में। तो आंसर इसमें 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent in news in the recent past. What are the importance of discovering this particle? मतलब हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है हमने क्या किए हैं न्यूज़ में देखने को मिले, इस चीज़ से हमें क्या देखने को आपको मिलेगा। एक्चुअली क्या करते हैं कि जो हिग्स बोसोन पार्टिकल हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल जिनमें मास होता है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करते हैं, और इट इनेबल अस टू द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रेवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन दैम। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर का पता लगाता है, मास का पता लगाता है। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट अ बेटर फ्यूल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 ऑप्शन इज द करेक्ट 1। ये आपके हिग्स बोसोन पार्टिकल की बात आती है, आंसर नंबर 1। Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plants to। माइकोराइजल जो बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या करता है और जो आपके प्लांट के साथ क्या करता है। देखिए जो माइक्रोराइजर होता है ये आपकी एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में आपको हेल्प करता है, प्लस जो भी आपकी सॉइल होती है उसकी एडवर्सिटी को वो टॉलरेंट बनाने में आपको हेल्प करता है, पीएच वैल्यू को जो है कंट्रोल करता है, हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और प्लस ड्रॉट सूखे पड़ने से आपका जो है वो कंट्रोल करता है, टॉक्सिक हैवी मेटल से वो कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। माइक्रोराइजर का काम ही ये है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है उसने सॉइल से, ताकि वो होस्ट तक पहुंचा सके, जिसके कारण जो है जो माइक्रोराइजिया है वो क्या कर सके, रूट की जो डिजीज़ होती हैं उसको पकड़ से बच सके, क्लियर। सो ये होते हैं माइक्रोराइजा। सो देखिए क्या करते हैं, इट रेजिस्ट अ ड्रॉट सूखा एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, अवशोषण में वृद्धि और सूखे का विरोध, बिल्कुल सही है। इट टॉलरेट्स द एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच वैल्यू, ये भी आपका पॉइंट सही है। रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब तीनों के तीनों आपके पॉइंट बिल्कुल सही हैं, आंसर नंबर डी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए जी ये होते हैं हाइपे माइसीलियम, इंक्रीजेज द एक्टिव रूट सरफेस, और ताकि आपकी 700 मीटर पानी हम और भी कर सकें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बना था 6 अगस्त 1952 को बना था। जैसे कि प्लानिंग कमीशन क्या करता था, प्लानिंग कमीशन क्या बनाता था, प्लान्स बनाता था, और प्लान्स को फाइनल डिसीजन कौन देता था, एनडीसी देता था। और अब तो हमारे देश में नीति आयोग है जो थिंक टैंक ऑफ द कंट्री है, सब कुछ यही देखता है। लेकिन एनडीसी में कौन कौन से लोग होते थे, आपके प्राइम मिनिस्टर होते थे, फाइनेंस कमीशन तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के होते थे। तो मतलब 1 3 4 होते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बी 1 3 4 होते थे। फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे रोल नहीं है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल जो होता है वो 280 होता है, जो सेंटर और स्टेट में पैसे का विभाजन, टैक्स का विभाजन, ग्रांट्स का विभाजन ये करता है। तो आंसर नंबर 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स गिव्स अ डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू द रूरल हाउस होल्ड। मतलब क्या है कि ग्रामीण परिवार में जो है आपका सीधा पैसा कौन देता है। आरआरबीज ये बिल्कुल पैसा देते हैं। नाबार्ड सीधा नहीं देता, नाबार्ड जो होता है आरआरबी को देता है, आरआरबी आगे देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये भी देते हैं। तो मतलब 1 और 3 पहला और तीसरा जो है बैंक्स जो हैं आपके डायरेक्ट क्रेडिट दे देते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। आंसर नंबर 1 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एनडीसी के मैंने आपको बात बता ही दी है कि एनडीसी के चेयरपर्सन जो वगैरह होते हैं, जो आपका आरआरबी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपका नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड जो बना था 12 जुलाई 1982 को बना था, ठीक है। और नाबार्ड जो होता है एपेक्स बैंक होता है फॉर द कंट्री इन द रूरल सेक्टर। आरआरबी, ठीक है, ये सारे लोग इनसे पैसे लेते हैं। नाबार्ड जो है क्रैफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था, क्रैफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से, क्लियर, ये याद रखना है। और प्लस नाबार्ड जो है 1982 में बना, और नाबार्ड जो है पैसा देता है आरआरबीज़ को देता है, और आगे लोगों को मिलते हैं आरआरबी के थ्रू।
आरआरबी की बात करते हैं तो 1975 में इसका गठन किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को बना था अकॉर्डिंग टू द आरआरबी एक्ट। आरआरबी एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग बना था, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 50% शेयर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% शेयर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, 35% जो होता है आपका डेट इज़ अ स्पॉन्सर बैंक का होता है। ये स्पॉन्सर बैंक वो होते हैं जो कि आपके नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं। तो आरआरबी हो गया और लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर नंबर 1 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 एंड 3 इज़ द करेक्ट वन। With reference to the food chains in the ecosystem, which of the following could be known as a decomposers organism in the in this? ठीक है, decomposers का मतलब क्या होता है? जो चीज़ों को खाते हैं, अंत में जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड मटेरियल्स को, डेड ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिक मटेरियल को, उनको हम क्या कहते हैं? decomposers कहते हैं। क्लियर? जिसमें अगर मैं बात करता हूँ वायरस, वायरस इज़ नॉट इन द डिकम्पोजर कैटेगरी। जब हमने पहला ऑप्शन गलत किया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सीधा सीधा आंसर क्या बन गया? बी। पेपर में ऐसे अटैम्प्ट करने होते हैं, बी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस की स्टडी की बात करते हैं तो वायरोलॉजी कहते हैं, और हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ पे? वायरोलॉजी का पुणे में देखने को आपको मिलता है। वायरस को ढूंढा किसने था? अवेनोवस्की एंड दी जो है ये कनेक्टिव लिंक होते हैं बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इन्होंने ढूंढा था टोबैको मोज़ेक वायरस पहली बार। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको हमारे इंडिया में पोर्तुगीज़ लेके आए थे। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। फंगस की बात करते हैं तो फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कौन सा फंगस हम खा सकते हैं? मशरूम खा सकते हैं। ठीक है, और पहला फंगस से एंटीबायोटिक मिली थी, डेट इज़ द पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम मिली थी, ये याद रखना। ठीक है, सो आंसर नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। जो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? ये फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपका गर्म और ठंडा पानी जो है आपका आपस में मिलता है, और जो मिलता है तब होते हैं। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक करंट बोला है, एटमॉस्फेरिक वायु वाले करंट नहीं, पानी वाले करंट चाहिए। दैट इज वार्म एंड द कोल्ड ओशन करंट मीट, जहाँ पे आपके ये मीट करेंगे वहीं पे आपके क्या बन जाएंगे? फिशिंग ग्राउंड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपका दैट इज सी नॉर्थ ऑफ जापान, सीज नॉर्थ ऑफ जापान, नॉर्थ ऑफ जापान। क्लियर? यहाँ पे जो पानी मीट करता है वो कौन सा? कुरोशियो, कुरोशियो, दैट इज़ अ वार्म ओशन करंट। ठीक है, और आपका एक होता है कामचटका, कामचटका, दैट इज़ अ कोल्ड ओशन करंट देखने को मिलता है। और ऐसे ही आपका देखने को मिलता है ग्रेट बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ग्रेट बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड। क्लियर? जहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो बात करती है वो कोल्ड लैब्राडोर करंट से मिलता है। सो यहाँ पे भी क्या है? फिशिंग ग्राउंड्स देखने को आपको मिलते हैं। सो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के। इक्वेटोरियल मतलब विषुवत वन के। इक्वेटोरियल एरिया वो होता है जो 0 डिग्री के ऊपर है, जहाँ पे आपकी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी? प्रेजेंस ऑफ द टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस कैनोपी। बिल्कुल आपका टॉल ट्री देखने को मिलेंगे और कैनोपी वगैरह आपको देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? को एग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, सही है। प्रेजेंस ऑफ द न्यूमेरियस वैरायटी ऑफ द एपीफाइट्स, बिल्कुल बहुत सारे एपीफाइट्स भी देखने को आपको मिलेंगे। एपीफाइट्स वो होते हैं जो प्लांट के आउटर वाली लेयर के ऊपर आने लग जाते हैं एकदम से। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, 1 2 3 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को हम कहते हैं जो होते हैं टिपिकल वेजिटेशंस होती हैं इस वाले एरिया में। इनमें से कैपिटल अकाउंट का कौन सा पार्ट आता है, कौन सा नहीं आता? कैपिटल अकाउंट वो होते हैं कंट्री के जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स की बात आती है हमेशा। लॉन्ग टर्म फंड्स जैसे कि फॉरेन लोन्स हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसे हम कहते हैं, ये हो गया। ठीक है, प्राइवेट रेमिटेंसेस ये नहीं होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो मतलब क्या बनेगा? 1 3 4 बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी 1 2 4 बनेगा, सॉरी 1 2 एंड 4 बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी, 1 2 4, क्योंकि जो 1 2 4 बनेगा ना, प्राइवेट रेमिटेंसेज आर नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखिए जी, FDI जो होती है ये हमेशा क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग आती है, यहाँ से देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, एसेट को क्रिएट करते हैं हमारे देश में, ये याद रखना है।
और स्टेबल होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन एफआईआई क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स में, शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसी प्राइस बढ़ी बॉन्ड शेयर की ये पैसा निकाल के चले जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए तो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन लंबे टाइम पे के जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट कर देते हैं और इसको हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को। आंसर नंबर 1, 2, 4 इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें आती हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मैंने आपको जैसे बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो विजिबल भी हैं और इनविजिबल भी हैं, जैसे सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर्स, ये इनविजिबल आती हैं। विजिबल में क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में बड़े पैसे, एफडी, एफआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एनआरआई के अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट में देखने को आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इनमें से मुराल पेंटिंग्स जो हैं कौन सी होती हैं। मुराल पेंटिंग, देखिए जो मुराल पेंटिंग्स हैं आपकी, पहली बात तो मुराल वर्ड जो है आपका डेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूरस, जिसका मतलब क्या होता है, वॉल। इसका मतलब क्या होता है, मुराल पेंटिंग्स का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा आर्ट वर्क जो है आपकी वॉल के ऊपर किया गया है, ठीक है। और लार्ज परमानेंट सर्फेसिस हैं, फ्लैट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स सर्फेसिस देखने आपको मिलते हैं, क्लियर। अजंता केव्स की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, ये आपकी मुराल पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लिपाक्षी टेम्पल, जिसे हम वीरभद्र टेम्पल भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा नंदी भी देखने को आपको मिलता है, और यहाँ की पेंटिंग्स जो है विजयनगर एम्पायर के टाइम की हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी देखने को आपको मिलता है। सो 1 and 2, सांची स्तूप इज़ नॉट द राइट आंसर, मुराल नहीं देखने को आपको मिलता वहाँ पे, तो 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट वन, 1 and 2। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, हमारी जो अस्तित्व है उसमें जो है जैविक विविधता का बहुत बड़ा हाथ है। किस तरीके से बहुत बड़ा हाथ है हमारे, देखिए सॉइल को फॉर्मेशन करती हैं, बिल्कुल, मिट्टी बनाती हैं। सॉइल को इरोजन यानी कि उसको तोड़ने से बचाती हैं, बिल्कुल। आपके वेस्ट का रिसाइकलिंग करती हैं, बिल्कुल सही। पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप्स का पॉलिनेशन करती हैं, ये भी बिल्कुल सही। तो मतलब 1, 2, 3, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4 इज़ द राइट वन। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। Aspartame is a artificial sweetener sold in the market. It consists of amino acid and provides calorie like other amino acids, yet it is used as a low calorie sweetening agent for the food items. What is the basis of this use? देखिए जी, आर्टिफिशियल स्वीटनर की अगर हम बात करते हैं तो वो एस्पार्टेम है, इसमें अमीनो एसिड होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है एस्पार्टेम, क्लियर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, मीठा तो होता है लेकिन इसमें कैलोरीज नहीं होती। सो इसीलिए क्या है, एस्पार्टेम इज़ द सेवरल टाइम्स स्वीटर देन द टेबल शुगर। टेबल शुगर मतलब सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनती है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनती है। एंड हेंस फूड आइटम विद द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एस्पार्टेम यील्ड्स जो है फ्यूर कैलोरीज ऑन ऑक्सीडेशन। तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब थोड़ी सी कैलोरी आएंगी और मीठा सबसे ज़्यादा आपको लगेगा। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? 1893 में पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाई थी इन लोगों ने? देखिए, इससे पहले अगर मैं बात करूं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में मीटिंग हुई थी, 72 लोग आए थे। ए.ओ. ह्यूम जो है जनरल सेक्रेटरी थे, W.C. बनर्जी जो हैं प्रेसिडेंट थे। और ऑब्वियसली बात है अब रिफॉर्म जो हैं आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं आईएनसी में, तो आगे आगे भी काफ़ी चीज़ें चलेंगी, जैसे कि आपके विडबर्न हैं, W.S. केन हैं, ठीक है, जॉन जार्डिन भी देखने को आपको मिलते हैं, जॉन जार्डिन, तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें ही। और ये जो हैं ये हिंदूज़ हैं कलकत्ता से और मद्रास प्रेसिडेंसी से। अब जो ये विडबर्न है ये 1893 में एक लिबरल मेंबर होता है पार्लियामेंट में, और ये जो भी हमारे वायलेंसेस होते हैं, जो भी हिंसाजनक चीज़ें होती हैं हमारे देश में, उसको ख़त्म करने की ये बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन। बिल्कुल, इन्होंने जो है आंदोलन किया था कि हाँ, हाउस ऑफ कॉमन में पहले इस चीज़ को उठाओ कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे होंगे। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। CFL एंड LED लैंप में क्या डिफरेंस होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या डिफरेंस आता है? टू प्रोड्यूस द लाइट CFL यूज मर्करी वेपर्स एंड फॉस्फोरस वाइल LED यूज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो LED होती है वो आपका सेमीकंडक्टर की तरह काम करती है, मतलब वो उसमें होता है, और CFL में मर्करी वेपर और फॉस्फोरस वगैरह देखने को मिलते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द CFL इज मच लॉन्गर दैन डैट ऑफ द LED लैम्प। गलत, LED की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, CFL से ज़्यादा कम। CFL की कम है और LED की ज़्यादा होती है। CFL इज़ लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द LED लैम्प। ऑब्वियसली बात है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो मतलब आंसर नंबर क्या बनेगा, C।
1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। ऑयल जैपर, आपको ये न्यूज़ में देखने को आपको मिलता रहता है ऑयल जैपर वर्ड। एक्चुअली जो ऑयल जैपर है ये बैक्टीरिया है, जो आपके 5 बैक्टीरियल स्ट्रेन से हमने इसको ढूंढा था। और प्लस ये क्या करता है, ये जितना भी ऑयल स्लज होती है, ऑयल स्पिल्स होती हैं, उसको रेमिडिशन में आपको हेल्प करता है। मतलब तेल या कीचड़ और तेल फैल के बचाव के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीक है क्या, दैट इज ऑयल जैपर। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A married couple adopted a male child. A few years later, the twin boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive, मतलब कपल का है AB पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा है O नेगेटिव, ये है। द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 सन इज A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव, मतलब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है और B पॉजिटिव है और आपका O पॉजिटिव है, ये ब्लड है। और इसमें से आपको बताना है अडॉप्टेड सन कौन सा होगा। देखिए ए बी क्या बनाएगा, IA बनाएगा, ठीक है, और ये बनाएगा IO बनाएगा। अब ये क्या बन सकता है, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि IAIO बनेगा तो यहाँ पे भी IAI बनेगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा, और यहाँ से बी ब्लड ग्रुप ही बन सकता है, मतलब ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, बी बन जाएगा। और पॉजिटिव होंगे बिल्कुल, ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन अब O पॉजिटिव क्या होगा, अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए। O पॉजिटिव इज द अडॉप्टेड चाइल्ड इन दिस केस। आंसर नंबर A is the correct answer. आंसर नंबर A, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी के कुछ डीपेस्ट कन्विक्शंस हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं बुक टाइटल अनटू दिस लास्ट, एंड ये बुक जो है उनकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। क्या मैसेज था इस बुक में जो महात्मा गांधी जी ने रिसाइट करी थी। देखिए जो ये पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, दिस इज़ द पुस्तक जो है, बुक जो है ये है जॉन रस्किन की जो है पुस्तक है ये, ठीक है, जॉन रस्किन की। और इसमें वो बात क्या करते हैं, इसमें वो बात करते हैं द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन गुड ऑफ ऑल। मतलब क्या है, एक व्यक्ति की भलाई सभी के हित में निहित होती है। अगर आप सबकी भलाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी भी जो है अच्छी चीज़ें ही होंगी आपके साथ। तो आंसर नंबर बी, तो यही अनटू दिस लास्ट पुस्तक में लिखा गया था। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्यक्ति की भलाई सभी के हित में निहित है, आंसर नंबर बी। क्लियर। सो गाइज ये थे क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी बहुत सारे सेट और भी आएंगे, अपडेट्स जो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जैसी वीडियो अपलोड होती है इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं डालता हूँ, और आप मुझे मैं मेल कर सकते हैं यहाँ पे कोई पेपर, ठीक है। हमारे पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसी GS कोर्स आप परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप StudyIQ ऐप और हमारी वेबसाइट studyIQ.com के ऊपर। सो अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो 5,000+ MCQ कोर्स मेरा लॉन्च हो चुका है, उसको आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।